जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी स्टेज 2 के वीडियो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता है कि मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 100 तक हम लोगों ने कर लिया है। अलग अलग 4 पार्ट्स में वीडियो है। अगर आप वीडियोस को खोज रहे हैं तो आपको अलग अलग मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा एनटीएससी स्टेज 2 का वीडियो सॉल्यूशन 2021 का। वहां पे देखिएगा आपको रीजनिंग का 4 के 4 पार्ट मिलेंगे। फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी मिल जाएगा, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का भी ये वाला अपलोड होगा वहां पे। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर। उनकी डिफिकल्टी क्या रही है, कहाँ कहाँ से सवाल आए थे, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फॉर रियल नंबर p, q एंड a इफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3px प्लस 2q, ठीक है, इज डिविजिबल बाय द पॉलिनोमियल दिस। आपको विजिबल शायद ना हो तो इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। नाउ इज इट विजिबल? यस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको पढ़ के क्वेश्चन ये लग रहा है कि यार पॉलिनोमियल का तो है, ऐसी चीजें हमने पढ़ी तो है। अब आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उसका यूज करिए। आप क्लास 10th में आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो आपको इतना पता है कि अगर 2 दूना 4 है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। चलिए इसका डिवीजन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर से हमको डिवाइड करना है। किसको करना है? एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q। ठीक है, तो पहले हम इसको x से करेंगे, फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो बचेगा क्या? ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 3px माइनस a स्क्वायर x प्लस 2q। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? माइनस 2a से हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ax स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2ax 4a स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2a क्यूब। ठीक है, बहुत ध्यान से माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलतियां भी हो जाती हैं। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल। यहाँ पे बच रहा है हमारा x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3p, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, और इधर बच रहा है प्लस 2q प्लस 2a क्यूब। ठीक है, इतनी चीजें तो सभी लोग निकाल लेते हैं। अब इसके बाद अब ये पता है कि ये जो वैल्यू है ये 0 होगी। ठीक, अब ये वैल्यू 0 होगी, मतलब अगर आपको मैं दे दूं कि ये ax प्लस b इज इक्वल टू 0 होगी, आपको एक तो चीज पता है कि भैया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, तब ये वैल्यू 0 होगी। या फिर एक कंडीशन ये होगा कि a की वैल्यू 0 हो और b की वैल्यू 0 हो, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे यही चीज यूज करेंगे। x का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। आइए आराम से सीखिए। ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। ठीक है, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2q इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2a क्यूब प्लस 2q इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2q इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब, या फिर हम q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a क्यूब। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है? a स्क्वायर इज इक्वल टू p। अब हमें क्या रिलेशन चाहिए? हमें तो रिलेशन चाहिए p और q में ना, तो हम क्या करते हैं? इसका क्यूब कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p क्यूब। यहाँ माइनस आ रहा था ना, ये माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ p क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर 6, और यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर 6। तो अब a टू द पावर 6 दोनों बराबर हो गए, तो p क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये आएगा आपका फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन टफ नहीं माना जाएगा एनटीएससी स्टेज 2 के लेवल पर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई अलग लगाया ही नहीं गया, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या? आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 1 by 2 minus 1, 3 to the power 1 by 2 plus 3 to the power 1 by 4 plus 1 into 3 to the power 1 by 2 minus 3 to the power 1 by 4 plus 1। अब ऐसा सवाल आएगा तो आप सोचोगे यार भैया इसको रूट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले तो आपको डिफिकल्टी होगी। ऐसी कंडीशन अगर आपने कभी सीखी होगी तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये जो 3 to the power 1 by 2 है इसको मान लेते हैं x।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा x प्लस रूट ओवर एक्स होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये 3 टू द पावर 1/2 के होल पावर 1/2 है, तभी तो 1/4 आएगा, प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी x माइनस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या है x माइनस 1, और इधर क्या है x प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और इधर x माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। x माइनस 1 इधर हो गया, अब ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, वेट, या तो इसका अरेंजमेंट ऐसे करते हैं या तो रुक जाइए, ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड। हमें देखिए यहाँ पे बेसिकली अरेंज करके इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस रूट एक्स। अब ये क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग खोलते हैं, ये है x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ही, मतलब कि आगे आपको प्रोसीड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस 1, ये कट गया एक्स स्क्वायर से, ये कट गया इससे, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक, अब एक्स हमने क्या माना था 3 टू द पावर 1/2, तो 3 टू द पावर 1/2 का होल क्यूब माइनस 1। अब 3 टू द पावर 1/2 के होल पावर 3 मतलब 3 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो ये क्या होगा 3 रूट 3 माइनस 1। बढ़िया सवाल था। अब आप देखो, ये सोचोगे कि जो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा कि ऐसे प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए टफ होगा, बट जो सोच पाया कि यार ऐसा सवाल तो हमने अपनी लाइफ में लगाया है, तो वो तो लगा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कंसीडर करेंगे स्टेज 2 के लेवल पर इजी ही है। चलिए नेक्स्ट, given that the system of the equation mx plus 2y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 0 have इंटीजर सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा इंटीजर सॉल्यूशन मतलब x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर में होंगी, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या होगी। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है mx प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम m यहाँ चाहिए, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं 3x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2y/3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये हो जाएगा m इंटू 2y/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2my प्लस 6y इज इक्वल टू 3 दहा में 30। ठीक है, फिर ये क्या हो गया आपका 2my इज इक्वल टू 30 माइनस 6y, और my इज इक्वल टू, या m इज इक्वल टू सीधा लिखते हैं 15 माइनस 3y/y। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हमें y की वैल्यू चाहिए ना, हमारे पास हमें m की थोड़ी वैल्यू निकालनी है, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, y इज इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 3 और ये हो जाएगा 15। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 15 अपॉन m प्लस 3। अब आप लोग सोचिए कि y की वैल्यू इंटीजर में कब कब पॉसिबल है, तब जब ये 15 पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, मतलब m प्लस 3 की वैल्यू अगर हम कहें कि 1 रहे, ठीक है, या तो प्लस 1 रहे या तो माइनस 1 रहे। अगर इस पूरे की वैल्यू प्लस 1 रहेगा तो y की वैल्यू 15 आएगी, माइनस 1 रहेगा तो माइनस 15 आएगी। या फिर कब रहे m प्लस 3 की वैल्यू प्लस माइनस 3 रहे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन प्लस माइनस 3 कब नहीं, m प्लस 3 की वैल्यू प्लस माइनस 3 भी पॉसिबल है। ठीक, और एक कौन सी कंडीशन है m प्लस 3 की वैल्यू प्लस माइनस 5 पॉसिबल है। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहां से m की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, यहां से आ रही है आपकी -2 एंड -4। ठीक है, यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे -6 एंड 0। यहां से क्या आएगी m की वैल्यू, यहां से आ जाएगी आपकी +2 और -8। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है -2 -4 2 एंड -8, तो -8 के साथ -2 है, -8 के साथ +2 भी है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, और यहाँ पे तब तो दोनों ऑप्शन सही है। अब ये देखिए एनटीएससी की तरह ऑफिशियल आंसर किया है तो देखा जाएगा, तो आंसर तो यहाँ पे 2 भी सही है और 3 भी सही है। ठीक है, क्योंकि 2 और -8 भी आ रहा है
और यहाँ पे -2 और -4 भी आ रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद n टर्म्स इफ द कॉमन डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस को d की जगह पे क्या लिख दें, d+1, देन द nth टर्म इंक्रीज्ड बाय 19, मतलब tn क्या हो जाएगा, tn+19 हो जाएगा। ठीक है। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 28, मतलब क्या दिया गया है, a+4d की वैल्यू 28 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 61, मतलब a+tn की वैल्यू a+tn/2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 61। ठीक है। देन द 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि a+9d की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। जब हम tn की वैल्यू लिखेंगे यहां पर a+n-1d, जब ये क्या है आपका n है और d है। अब यहीं पर अगर हमने क्या किया, d की वैल्यू बढ़ा दी, प्लस अगर हम 19 कर दें, इक्वल टू ना करके प्लस अगर हम 19 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कहने का यही मतलब है कि ये तब होगा जब d की वैल्यू क्या हो, d+1 हो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं a+n-1 इंटू d+1। ठीक। इसको सॉल्व करके हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। बस आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, इफ द कॉमन डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 1 देन nth टर्म इंक्रीज्ड बाय 19। अगर हमने d को क्या किया, d+1 कर दिया, तो ये जो nth टर्म था tn था, अब ये +19 हो गया। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस साइड हो जाएगा a+nd प्लस n माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए सीधा, ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू d प्लस n-1। ठीक। और इधर ये क्या है, a+n-1 इंटू d प्लस 19। ये पूरा का पूरा टर्म इससे कट जाएगा, तो यहां से क्या आया हमारा, n इज इक्वल टू 20। अब n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 20। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, ये हो गया a+tn की जगह हम क्या रखेंगे, a+n-1d, मतलब 20 है तो 19d हो जाएगा। 19d अब इधर हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 122। ये हो गया हमारा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 122। और एक और इक्वेशन कौन थी, ये थी a+4d इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a से, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 56। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें क्या चाहिए, दोनों चाहिए, a और d चाहिए। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11d। 11d किसके बराबर आ जाएगा, 6 6 12 और 6 5 11। ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से d की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक। अब d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 6 6 24, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया, 10th टर्म पूछा गया है, तो ये हो जाएगा a+9d, a की वैल्यू 4, 9 6 54, तो 58 आंसर आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब स्टेज 2 के लेवल पे तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है। बस आपको ये समझना था, और आई होप सभी बच्चे लगा भी लिए होंगे। तो दैट वाज गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, द एज ऑफ ए मेंबर ऑफ ए क्लब आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन डिफरेंस 3 months। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द मेंबर इज 300 ईयर, मतलब SN आपको कितना दिया हुआ है, 300 साल दिया हुआ है। ठीक है। एंड द यंगेस्ट मेंबर इज ए चाइल्ड ऑफ एज 9 ईयर। ए की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 9 ईयर दी गई है। ठीक। और जो कॉमन डिफरेंस है 3 months है, डी मतलब 3 months को हम ईयर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। ये ए हो गया, ये हो गया। द एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, लास्ट टर्म कितना होगा, मतलब a+n-1d की वैल्यू आपको निकालनी होगी। आपके पास a है, d है। ठीक है। n निकालना है सबसे पहले, तो 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, 2 2 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 1/4। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये 600 हो गया, ये हो गया n, ये 18 प्लस आपका n/4 माइनस 1/4, 600 इज इक्वल टू n, ये हो गया आपका 18 चौके 72, 72 में से एक गया 71/4 प्लस n/4, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2400 बराबर 71n प्लस n स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 71n माइनस 2400। ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 96n माइनस 25n माइनस 2400 इज इक्वल टू 0।
और n की वैल्यू पॉजिटिव 25 लेंगे, n की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से 25 निकल आएगी जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो n की वैल्यू 25 आ गई। तब आपसे यहाँ पे बस केवल आंसर निकालना है 9 + 24 × 1/4, तो ये हो गया 4 × 24, 6 9 6 15। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन करना था आपको। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा समझना था इसको, तो दैट वाज इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, a sum of rupees 27,000 was divided equally among a certain number of person, तो कई लोगों के बीच में बांटा गया। had there 20 more person each would have got 480 less। जैसे मान लीजिए 27,000 रुपया है, अब इसको आपको x अलग अलग लोगों में बांटना है, तो आपके पास कुछ रुपया निकल कर आ रहा होगा। ठीक, अगर यहीं पे हम क्या करें 27,000 रुपए में सभी लोगों को 20-20 ज्यादा दे दें, मतलब हर आदमी को x रुपया मिल रहा था, तो अब हमने क्या किया 20 रुपया ज्यादा दे दिया। ठीक है, अभी हमने मान लीजिए x रुपया दिया तो इतने लोगों को दिया, इतना इतना रुपया सबको मिला होगा। x रुपया अगर हम कई लोगों को दे रहे हैं x रुपया, तो यहाँ पे 27,000 रुपए को डिवाइड किया हमने उससे, मान लीजिए 10-10 रुपए दे रहा है, तो कितने रुपया सबको मिलेगा 2700। अब वहीं पे हमने क्या किया x में 20 और जोड़ दिया, तो अब जितना रुपया मिल रहा था उससे आपका 480 कम मिलेगा सबको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। बस अब इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, ये y मान लीजिए, ये y मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसी को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 27,000 अपॉन x + 20 इज इक्वल टू 27,000 अपॉन x - 480। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27,000 अपॉन x + 20 + 480 इज इक्वल टू 27,000 अपॉन x। ठीक है, अब इसको बस आपको कैलकुलेशन करना है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x² + 20x - 1125 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी या तो 25 या तो -45, तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं तो प्लस वाली लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ी आपको मेहनत लग सकती है। ठीक है, चलिए, डन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, in a triangle ABC, A is 0 0, B is 18 21, C has integer coordinates मान लेते हैं x और y है। The minimum non zero area of ABC in square unit, मिनिमम एरिया कितना होगा, तो कोऑर्डिनेट में आपको एरिया निकालना याद होना चाहिए, हाफ x1 मान लीजिए 0, y2 - y3 दैट इज 21 - y प्लस x2 हो गया आपका 18 और y3 - y1 0 है। ठीक, प्लस x और ये क्या हो गया y1 - y2 0 - 21। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 0 प्लस 18y और ये हो गया -21x। ठीक है, ये मॉड में होता है, हाफ ये हो गया आपका 18y - 21x। ठीक, अब x और y क्या है, इंटीजर है, और ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 एरिया तो होगा नहीं क्योंकि एरिया होगा कुछ। अब हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 - 21 और ये कितना आ जाएगा हाफ ऑफ हाफ और प्लस 3 आएगा क्योंकि मॉड लगा रहता है, एरिया निकालना है, तो दैट इज 3/2। आंसर क्या हो जाएगा 3/2, दैट इज मिनिमम एरिया। हम एक बार इंटीजर कोएफिशिएंट x और x = 1 और y = 1 रख के देखेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर भैया हम यहाँ पे 1 और 0 रख के देखेंगे तो ये 18/2 आ जाएगा और ये 9 आएगा, तो दैट इज मिनिमम एरिया, ये नहीं होगी। मिनिमम एरिया तभी आप फाइंड कर पाएंगे जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, ये आपको रख के ही चेक करना है, तभी आपको मिनिमम एरिया यहाँ पे मिलेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो से है। If 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1/5, देन tan 1 + tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो बच्चे बढ़िया ट्रिगो पढ़े हैं इन्हें पता होगा कि 1, इसको हम खोल सकते हैं 1 इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/5, और उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि कोसेक थीटा माइनस कितना है तो ये कॉट थीटा कितना हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/5 - 5 मतलब 24/5 और ये माइनस मतलब यहाँ से आया कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12 और हमसे क्या पूछा जा रहा है 1 + 5/12 की वैल्यू दैट इज 17/12। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था, इसे ट्रिगो के कह सकते हैं अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है। चलिए
नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ladder leading against a wall measured from the distance 7.3 from the foot of the ladder is 45 डिग्री। मान लीजिए एक दीवार है, दीवार से यहाँ पर एक लैडर लगा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से 7.3 मीटर दूरी पर यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर किया जाता है, तो ये निकल के आ रहा है 45 डिग्री। सपोज दैट द वर्टिकल हाइट ऑफ द वॉल इज 17.3, ठीक है। देन द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर विद द वॉल इज, तो ये थीटा ये मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है। आपसे पूछा जा रहा है द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लैडर विद द वॉल, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये अल्फा है तो आपसे अल्फा पूछा जा रहा है, यही गलती सबसे होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये एक्स है, तो यहाँ से हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिगो लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 17.3 अपॉन 7.3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 45 दैट इज 1। तो यहाँ से आ गया 17.3 इज इक्वल टू 7.3 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लगा लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा 17.3 अपॉन 10 इज इक्वल टू tan थीटा, या tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 0.73 आ रही है क्या, 0.73, और 0.73 आपको पता होना चाहिए 0.73 10 एक कम 10 11 1.73, और ये किसके बराबर होता है √3 के अप्रॉक्स बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री, लेकिन आपको थीटा 60 डिग्री पर क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द वॉल नॉट ग्राउंड। यहाँ का इंक्लिनेशन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ का इंक्लिनेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, डेविएशन भी नहीं, ठीक है, ठीक। क्या कहते हैं उसे, डिप्रेशन नहीं पूछा जा रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द वॉल। तो ये 60 है तो ये 30 होगा, डन, इसलिए आंसर इसका 2 होगा। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पर 60 करके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4 देन, तो अब आपको इसका रूट्स निकालना होगा, एक्स स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस m -1 और m +1, ठीक है, माइनस ऑफ m +1 करिए x, तो ये क्या निकल के आ रहा है, या फिर हम इधर देखिए m स्क्वायर -1, इसको फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं m -1 एक ब्रैकेट में माइनस ऑफ और माइनस m +1, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, मैंने क्या किया इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इन दोनों नंबर का, और इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -m -1 माइनस m प्लस माइनस m, ये प्लस, तो ये हो जाएगा -1, ये +1 से +1 गया तो यहाँ बचा -2m। तो हम दो नंबर कौन कौन सा लेंगे, माइनस ऑफ माइनस m, मतलब माइनस ऑफ m -1 और माइनस ऑफ m +1, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं -m +1 x, ये हो गया m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ m -1 माइनस m +1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस ऑफ m -1 इज इक्वल टू 0, ठीक। बस फैक्टराइजेशन करने की ही देरी है, अगर एक बार कर लिए तो आपसे सब सवाल हो जाएगा। -1 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस m +1 इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि ये आर ग्रेटर देन, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि m -1 और m +1 यही दो रूट्स आएंगे। ये क्या है, ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 4 है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार m इसके लिए, एक से आ जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा -3, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो +5 तो दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो +3 हो जाएगा। और ना एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक वाले से आ जाएगा m -1, ठीक है, और इधर से आ जाएगा क्या +5, और एक से क्या आ जाएगा m -3 और +3। तो हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ से, एक तो -1 ले लेंगे और एक यहाँ पे +3 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -1 से लेकर m की वैल्यू 3 तक, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 1। 5 तो यहाँ है नहीं, ठीक, -1 से लेकर m कहाँ पे लाई करेगा 3 पे। देखिए दो कंडीशन आ रही है ना, m -1 और m +1। तो m -1 से एक बार हम क्या करेंगे, -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, और उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से -1 लेना है और वहाँ से +3 लेना है, ठीक। चलिए
नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। Consider the collection points A and B in the coordinate plane such that A and B are integers such that -5 से लेकर 5 तक A है और -5 से लेकर 5 तक B है। इंटीजर कोऑर्डिनेट हमें लेना है, ये भी याद रखिएगा। A point is selected at random from the collection. What is the probability that the selected point is at a distance of almost 2 units from the origin? अच्छा, तो हम लोगों को क्या लेना है, पॉइंट लेना है 5 तक आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पीछे, 5 ऊपर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स देखें कितने पॉइंट्स टोटल हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपके कॉलम हो जाएंगे और 11 ही आपके रो हो जाएंगी। तो हर पे आपका एक एक मिलता जाएगा, तो 11 इंटू 11 करेंगे तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 121 पॉइंट। ठीक है, तो 121 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया, 121 हो गया। हालांकि इसको काट नहीं सकते हैं पहले ही, फिर भी चलिए। अब हमें क्या चाहिए कि a point is selected at random of collection, what is the probability that the selected point is at most 2 unit, at most मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट। तो एक तो अब जो मैं बना रहा हूँ वो देखिए, 2 यूनिट तक, एक तो जीरो वाली होंगी, एक तो ये होगा, इंटीजर चाहिए, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 5 हो गए। यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो भी कितना यूनिट होगा, एक है तो एक ही होगा, 1 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया ये वाला क्यों नहीं लिया, भैया ये वाला क्यों नहीं लिया। आप किसी को एक को उठा के कैलकुलेट कर लीजिए, वो 2 से ज्यादा चला जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ वाली बात करूं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई भैया, ये 1 2, तो 1 इज √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया, √5, और √5 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है। ठीक, अगर कोई कहता है कि भैया यहाँ वाला क्यों नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √8। ठीक है, ये भी 2 से ज्यादा होगी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पे ये इस तरह के पॉइंट्स क्यों नहीं लिए हैं, कंसिडर किए हैं। तो टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 13 बटे 121। तो ऑप्शन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the parallelogram ABCD, M and N are respectively the midpoint of AB and AD। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, M and N are respectively the midpoint of AB and AD। AB और AD का M और N क्या है, respectively midpoint है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, तो ये आपका M और N। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए, ये मिडपॉइंट है, तो यहाँ मिडपॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं यहाँ। ठीक, और द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AMN एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, इसका एरिया और इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया का क्या रेशियो होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए इसका एरिया A है, ठीक है, अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया कितना होगा, 3A होगा। अब तुम पूछोगे कैसे होगा, देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, क्लियर है, और ये साइड इसकी हाफ है, तो ये 1 है, ये 1:1 है। तो ये साइड का रेशियो अगर मैं तुमसे कहूं कि AN अपॉन AD क्या होगा, तो तुम कहोगे 1/2। तो एरिया का रेशियो क्या होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल का, तो तुम कहोगे भैया 1/4। मतलब अगर इसका A है तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। और इसका 4A है, पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल इसको इक्वली डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, तो इसका भी क्या हो जाएगा 4A। तो ये 4A + 4A मतलब टोटल पैरेललोग्राम का एरिया 8A है, इस ट्रायंगल के एरिया A है, तो रेशियो निकल गया आपका ऐसे ही 1/8। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। तो दैट इज इजी क्वेश्चन, सिमिलर ट्रायंगल का है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, BEG का एरिया 503 है, BEG का एरिया 503 है। द एरिया ऑफ द JFD इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 408 है। और एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल EHFA इसका एरिया दिया हुआ है 113। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, इसका एरिया। देखिए ऐसे तो अगर आप पहली बार सवाल लगाएंगे थोड़ा टफ लगेगा आपको कि यार इस तरह की एरिया कैसे हम कैलकुलेट कर पाए, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है, अगर सेम बेस पर अगर आपके ट्रायंगल्स बनते हैं, 2 ट्रायंगल बनते हैं, तो आपका एरिया जो होता है, जैसे मान लीजिए इस बेस का यूज करके हमने इस अपोजिट साइड पर ट्रायंगल एक ड्रॉ करिए यूजिंग अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में या पैरेलल लाइंस पर, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इस रेक्टेंगल का आधा होता है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। ठीक है, और अगर इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, BFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, ABCD। ठीक है,
और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ सीईडी का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ एबीसीडी। ठीक है, अब अगर सीईडी का एरिया क्या है, अगर सीईडी का ध्यान समझिएगा, अगर सीईडी का एरिया इसका हाफ है तो ये जो बचा हुआ एरिया ये भी इसका हाफ होगा। इसी तरह यहाँ पे बीएफसी का एरिया हाफ है तो ये जो बचा हुआ एरिया ये वाला और ये वाला एरिया इसका हाफ होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला ट्रायंगल, थोड़ी नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, और बाकी तो सब दिया ही गया है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका एरिया सीईडी का, सीईडी का एरिया कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ए प्लस, मान लीजिए शेडेड पोर्शन का एक्स मान लिया हमने, ए प्लस एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अगर मैं तुमसे कहूं हाफ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया, और मैं तुमसे कहूं कि हाफ ऑफ रेक्टेंगल एरिया तुम ये ले लो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो इस वाली साइड से बच रहा है, ठीक है, तो ये लिख दो तुम यहाँ पे 503 प्लस ए प्लस 1113 प्लस 408 प्लस सी, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ए कट गया, सी कट गया, ए कट गया, सी कट गया, बचा क्या एक्स, और ये आ रहा है आपका 8 3 11 3 14, और ये हो गया 1 1 2, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 5 1 6 4 10 और 1 1 2, 2024। तो 2024 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, बट प्रोसेस यही होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा अलग सोचना था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी ही किताब से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the adjoining figure ABC is a right angle triangle at B, then the point D is on AC, D point AC पर है, such that BD is equal to BC, BD is equal to BC, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ठीक है, BD is equal to BC and BDEF is a parallelogram, BDEF is a parallelogram, ठीक है, BEF is equal to 10 डिग्री, BEF is equal to 10 डिग्री, ये 10 है, ठीक है, ADE कितना होगा, ADE कितना होगा, मान लीजिए ये x है, ठीक है, और ये x है, ठीक, चलिए तो मैं मान लेता हूं कि ये अगर 10 है और ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो ये आपका हो जाएगा आपका 90 10 100 और ये 80 हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है, क्लियर, और कुछ, तो आपका ये भी 80 होगा, क्यों, क्योंकि ये आपके पैरेललोग्राम की ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 80 हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 50 50 हो जाएंगे, ये 50 50 हो जाएगा, और ये 50 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है, बाकी यहाँ से भी ये 50 है तो ये भी 50 होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 50 डिग्री। थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके फिर से समझा देता हूँ। देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ हो। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये 10 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये 80 होगा, ठीक है, और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और अगर ये 80 है और ये साइड्स बराबर हैं तो ये बराबर बराबर में डिवाइड होंगे 100, तो ये 50, ये भी 50, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल 50 तो ये भी 50, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ABCD is a quadrilateral, AB is equal to AC, ABCD is a quadrilateral जिसमें AB is equal to AC है, AB is equal to AC है, ठीक है, ये मान लीजिए ये, ठीक, और AD is equal to CD है, AD is equal to CD है, ठीक है, BAC is equal to 20 डिग्री है, BAC is equal to 20 डिग्री है, ठीक है, और अगर ये 20 है और ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे, बचा कितना आपका 160, तो ये 80 होगा, तो ये भी 80 होगा, ADC इज इक्वल टू 100 डिग्री है, ADC इज इक्वल टू 100 डिग्री है, ठीक है, इफ BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 है, तो AB कितना होगा, और ये भी लिखा हुआ है कि ये 13 है, ये 13 है, ठीक है, तो आपका ये भी एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं डिस्टेंस AB को, और ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा,
ठीक। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा आपके लिए हायर लेवल का है। ट्रेगो का ये आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से आ रहा है और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोसाइन रूल लगाने पड़ेगा और बिना कोसाइन रूल के ये सॉल्व हो पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या कोसाइन रूल लगाएंगे, यहाँ पे कॉस 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 13। इस तरह हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस 80 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू एक्स। अब इन दोनों में रिलेशन ये निकाल पाएंगे कि कॉस 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 80, ठीक है, और कॉस पाई माइनस थीटा। अब आप ये सब सारी चीजें 11th की हैं, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 80 लिख देंगे, हाँ माइनस 80। तो जो कॉस 100 डिग्री है वो माइनस ऑफ कॉस 80, मतलब ये वाला इक्वेशन इसके माइनस के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू एक्स। 12 से 12 चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्स क्यूब माइनस 338 एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। और इसमें इन चारों वैल्यूज को आप पुट करके देखेंगे तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी भी हम बोनस में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रोसेस ये है, 11th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हट के कॉन्सेप्ट है, 10th लेवल पे ये कर पाना काफी मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ABC प्लस DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ADF is a स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड AD इन एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो शुरुआत में तो ये सवाल मुझे एकदम समझ में भी नहीं आया, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत सॉल्यूशन समझने के बाद मुझे ये सॉल्यूशन समझ में आया इसका, ठीक है। तो ADEF एक स्क्वायर है जो कि ABCD क्वाड्रिलेटरल पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल को ऐसे माना गया है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है आपका A B C और D, ठीक है। ABC प्लस DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ABC ये एंगल और A और DCB ये एंगल, मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। 90 प्लस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, ठीक। ADEF इज स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड EB एंड AD एंड एक्सटीरियर ऑफ ABCD, मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया। BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये वाला दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर ADEF लाइज बिटवीन, ठीक है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और ये एंगल आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री होगा। मान लीजिए इसका हमने नाम रख दिया P, ठीक है, ये पॉइंट का P जहाँ पे ये दोनों लाइंस जाकर मीट करेंगी और ये 90 डिग्री को ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का सम अगर 90 है तो ये वाला यहाँ पे 90 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे। जैसे 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर, एक तो एक ये, एक 2, एक 3 और एक पूरा ये 4, ठीक है। तो पहले यहाँ लगाते हैं आपका बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा हमारा PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अच्छा इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर ये PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यही हमें निकालना है। और यहाँ पे PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। और इसी तरह PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन एक साथ लिखिए और ये दोनों इक्वेशन को एक साथ ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू
10 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को करिए तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराइए तो ये हो जाएगा 100 प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 64। तो यहाँ से AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 4 1 5 8 6 14 145 माइनस 100 दैट इज 45 और ये लाई कहाँ करेगा 40 और 50 के बीच में, इसलिए इसका आंसर 4th होगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोच पाना बहुत मुश्किल है, बट नाउ इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे आए हुए हैं। लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच द एंगल C इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं एक ट्रायंगल, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है बेटा। ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है तो सबसे बड़ी साइड भी होगी। ये एंगल C है तो इसके सामने वाली साइड लेंथ क्या हो जाएगी C। ये एंगल A है तो इसके सामने वाली साइड लेंथ क्या हो जाएगी A। और ये एंगल B है तो इसके सामने वाली साइड लेंथ क्या हो जाएगी B। क्लियर है क्या? लेट AD एंड CF आर द मीडियंस फ्रॉम द A एंड C। AD एंड CF आर द मीडियन। तो ये CF हो गया, ये D हो गया, ठीक है। Medians from the A and C on side BC and AB. If 4 point BDGEF ये मान लीजिए सेंट्रॉइड हो गया G, ठीक है। मीडियंस जहां मिलती हैं आर कॉन्साइक्लिक, देन फाइंड BC अपॉन AC। BC अपॉन AC क्या होगा? BC अपॉन AC मतलब BC आपका हो जाएगा A और AC आपका हो जाएगा, अरे BC अपॉन AC, BC A अपॉन AC, A बाई बी का वैल्यू आपको पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। A और B में आपका रिलेशन चाहिए, थोड़ा टफ है लेकिन समझिएगा हर चीज को। कह रहा है कि ये कॉन्साइक्लिक है, मतलब ये एक सर्कल में होंगे, ठीक। पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा ये लगेगा कि भैया अगर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर होता है, तब जब ये 90 डिग्री होता है। और अगर यहीं पे क्या हो जाए, ये वाला एंगल 90 से ज्यादा हो जाता है तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाता है। ये तो राइट ट्रायंगल के लिए है, एक सेकेंड। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि अगर ये एंगल C है ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपका A स्क्वायर C स्क्वायर जो होगा, ये साइड लेंथ जो होगी, मतलब C स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, रिलेशन यही होना चाहिए, C स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। एक रिलेशन यहां से ये निकालेंगे। और ये क्या कह रहा था कि जो D है मिड पॉइंट है ना, क्या है AD एंड CF आर द मीडियंस। AD मतलब कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेकेंड वाला थ्योरम एक लगाएंगे, ठीक है। वो कौन सा थ्योरम होता है? अपोलोनियस थ्योरम होता है। अच्छा, वो तो मीडियन के लिए होता है ना। अभी रुक जाइए, अभी यहाँ पे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये वाला जो सेकेंड वाले में लगाते हैं हम लोग कि इस एक पॉइंट से अगर सेकेंड ड्रॉ होते हैं तो CD इंटू CB जो होगा वो किसके बराबर होगा? CG इंटू CF के, ठीक। CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है A/2 और CB की वैल्यू कितनी है? A। और जो ये CG है वो CF का क्या हो जाएगा? ये 2:1 में होता है, CG जो है वो CF का क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा CF, तो ये CF स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 CF स्क्वायर, या फिर हम यहां से निकाल लेंगे क्या, CF स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत पेचीदा सवाल है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे मीडियन लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि हमें CF चाहिए, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो ये क्या होता है, जहां से मीडियन ड्रॉ होता है उसके बगल वाली जो साइड है उसका सम B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CF स्क्वायर प्लस जो सामने वाली साइड है उसका हाफ का स्क्वायर, C/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू CF की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे 2, CF स्क्वायर इज इक्वल टू रख देंगे 3A स्क्वायर बाई 4, इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा C स्क्वायर बाई 4। ये हो गया आपका B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये अंदर गया तो ये हो गया 3A स्क्वायर बाई 2 प्लस C स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या?
यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा पेचीदा हो रहा है बट कोई बात नहीं, करते हैं। तो 3a स्क्वायर को इधर ही करते हैं, तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये सी स्क्वायर जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे सी स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये a और b में रिलेशन आता दिख रहा है, तो ये हो गया b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2a स्क्वायर, या फिर यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, या फिर हो जाएगा a बाई b इज लेस देन 1/√2। तो आफ्टर लॉट्स ऑफ मेहनत, देखिए 2-3 प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ पर, समझना इसको बहुत थोड़ा सा टिपिकल है। पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसके सामने वाली साइड जो होगी वो बड़ी होगी, का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे लगाया कि सेकेंड वाला थ्योरम कि इस पॉइंट से अगर सेकेंड ड्रॉ हुए हैं तो सी डी इंटू सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी जी इंटू सी एफ। ठीक है, ये हो गया एक। और तीसरी चीज हमने लगाई है अपोलोनियस थ्योरम फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ सी एफ। ठीक, तभी सी एफ को हम यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। क्लियर, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिस्टिंक्ट रियल रूट ए बी सी इज इक्वल टू 0 कंसीडर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा कंडीशन तभी पॉसिबल है जब एक वैल्यू x की 1 हो और एक वैल्यू अगर x की 1 हो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम यहाँ से देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो 1 और सी बाई ए, दैट वाज इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, a rectangular plot is 28 मीटर width and 14 मीटर मतलब कि 28 मीटर लेंथ और 14 मीटर, मतलब ये 28 हो गया, ये 14 हो गया। A conical pit of diameter 7 मीटर and 3 मीटर with its flat surface upward and vertical downward is dug and at one corner of the plot। मान लीजिए यहाँ पर खुदाई हुई और ये नीचे तक यहाँ पे खुदाई हुई, कोनिकल है, इसका डाया कितना है, 7 मीटर है, मतलब रेडियस इसका कितना हो गया, 7/2 हो गया। एंड डेप्थ 3 मीटर, मतलब ये कहाँ तक खोदा गया है, ये आपका खोदा गया है 3 मीटर हाइट तक। ठीक, फिर उसके बाद द सॉइल डग आउट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। अच्छा, मतलब बची हुई जगह पर यूनिफॉर्मली यहाँ पर जैसे फैला दिया गया। ठीक, ठीक है। द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट, मतलब ये कितनी हाइट पर ऊपर गया होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जितनी मिट्टी निकाली गई हो उतनी ऊपर डाली गई होगी, तो ये वॉल्यूम का सवाल है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें का कितना वॉल्यूम निकला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू हो गई आपकी 7/2, 7/2 इंटू 7/2, हाइट इसका 3 हो गया। ठीक है, मीटर में दिया गया, सारी चीजें हम मीटर में ले रहे हैं। फिर बराबर किसके हो जाएगा, अब बराबर ये जो बाहर मिट्टी है वही वॉल्यूम है, बस यहाँ पे क्या करिएगा, बाहर इसका ये जो ऊपर का वॉल्यूम है इसमें से इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिएगा। ठीक, मतलब एच हाइट होगी तो ये तो पता ही है, पूरे का इसका क्यूबाइडल का क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, एल कितना हो गया 28, ब्रिथ कितना होगा 14, हाइट तो बाहर ही है, माइनस क्या कर देंगे, इसका एरिया सरकमफ्रेंस पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 10.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा, बट प्रोसेस बहुत ईजी था। ये सवाल आपके एनसीईआरटी का ही लेवल का समझ सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द 50 ऑफ द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द 50 ऑफ n वैल्यू x1 x2 xn is -10 and the sum of the deviations from the 46 of x1 x2 इतना is 70, then the deviation of the mean of the given values from 48 is। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 माइनस 50 प्लस x2 माइनस 50 कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है, n वैल्यूज है, तो ये हो गया xn माइनस 50 इज इक्वल टू कितना है, -10। तो ये हो गया आपका x1 प्लस x2, तो समेशन ओवर x हो गया माइनस 50n हो गया इज इक्वल टू कितना आया, -10। और इसी तरह यहाँ 46 है, तो ये हो गया समेशन ओवर x माइनस 46n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटा, ये हो गया -4n, ये हो गया -80, ये हो गया n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 पंजे 1000, 1000 इधर गया तो समेशन ओवर x की वैल्यू कितनी आ गई, 990। अगर मैं x बार आपसे पूछूं, क्योंकि यहाँ पे मीन निकालना है, मीन से आपका डेविएशन निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा
990/20 कटा, ये 49.5 पूछा गया। अब कह रहा है कि द डेविएशन ऑफ द मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम 48 ईच। तो मीन का डेविएशन फ्रॉम द 48, तो 49.5 माइनस 48 करेंगे तो ये 1.5 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर 1.5 का। देन द डेविएशन ऑफ द मीन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम 48 ईच 1. ठीक है, 1.5 ही होगा। चलिए, तो दैट वाज। तो यहाँ से एक बार मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ सवाल जो है लास्ट के काफी टफ थे, टफ है और टफ रहते हैं। ठीक है, चलिए, पहला सवाल तो ठीक ठाक था, आपकी क्लास से ही है। दूसरा भी ठीक ठाक है, तीसरा भी करने लायक है, चौथा भी करने लायक था, पांचवा भी करने लायक था, छठा भी करने लायक था, सातवां भी करने लायक था, आठवां तो एकदम इजी था, नौवां भी आप कर सकते थे, थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे, 10वां भी आप कर सकते थे, 11वां भी कर सकते थे, 12वां तो आराम से कर सकते थे, 13वें में आप फंस सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, 14वां तो आप कर सकते थे, और ये क्वेश्चन तो एकदम कोसाइन रूल आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे, 2 क्वेश्चन, और ये तो बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है, 3, दैट वाज आल्सो 4, दैट वाज इजी, एंड ये भी आप कर सकते थे, एंड इसमें आप फंस सकते थे, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, 5। मैं मिला जुला के चल रहा हूँ कि 14-15 सवाल आप कर सकते थे, 14 to 15 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे। अब सॉल्वेबल थे ये कह रहा हूँ मैं, इजी नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक ठाक लेवल के थे जो करने लायक थे, किया जा सकता है। बाकी 5-6 सवाल ज्योमेट्री काफी अच्छे आए थे जिसको करना थोड़ा मुश्किल था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर काफी मीडियम, मतलब मीडियम से ऊपर ही है, हार्ड भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 14-15 नंबर जो बच्चे लेकर आ रहे होंगे मतलब वो बढ़िया लेवल के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये यार मैथमेटिक्स का आपका ओवरऑल पेपर रहा स्टेज 2 का 2021 का। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और बस इसी तरह से प्यार देते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, कमेंट करके अपने जो भी आपको डाउट रहा हो उसको जरूर पूछ लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।